शुरू से अंत तक आरव ने कोई कदम नहीं उठाया, बस ठंडी नजरों से देखता रहा। उसने जो विचार अभी दबाया था वह फिर से उभर आया। दरअसल अब भी जब आरव ने प्रतिज्ञा में दुर्लभ मार्शल आर्ट्स की इच्छा महसूस की तो उसके मन में उसे अपना शिष्य बनाने का विचार आया। लेकिन उसने अपना इरादा बदल लिया और महसूस किया कि उसकी पहचान खास है। उसने कई बड़े संप्रदायों और प्राचीन दुष्ट कबीले को नाराज कर दिया है। अगर वह साधना की दुनिया में प्रकट होता है तो निश्चित रूप से उसका पीछा किया जाएगा। वह मुश्किल से खुद की रक्षा कर सकता है। अगर वह एक शिष्य लेता है तो शायद यह शिष्य के लिए बड़ा संकट लाएगा। दरअसल आरव की क्षमता के साथ वह लंबे समय से शिष्य लेने के योग्य है। इन वर्षों में उसने कभी यह कदम नहीं उठाया क्योंकि उसे चिंता थी कि वह अपने शिष्यों को मुसीबत में डाल देगा और उन्हें फंसा देगा। लेकिन अब प्रतिज्ञा के साथ हुए कई अनुभवों ने उसे एक अजीब सा एहसास दिया और उसने आखिरकार शिष्य लेने का मन बना लिया। प्रतिज्ञा बिल्कुल वैसी ही है जैसे वह देवगिरी शहर में था। उसने यह सब ठंडी नजरों से देखा जैसे उस समय रोशनी ने देखा था। यह एहसास काफी अद्भुत है, जैसे कोई अनकहा भाग्य। इससे भी महत्वपूर्ण बात, यह प्रतिज्ञा का मार्शल आर्ट्स का अभ्यास था जिसने उसे खालीपन की अशांति से बचाया, जो कि उसकी जान बचाने के बराबर था। प्रतिज्ञा ने उसे उठाया जैसे उसने उस समय रोशनी को उठाया था। तब से वह साधना के रास्ते पर चल पड़ा और कुछ अवसर प्राप्त किए। यहां तक कि प्रतिज्ञा के अनुभव भी कुछ हद तक उसके जैसे ही थे। यह सब संयोग से हुआ, जैसे कारण और प्रभाव, जैसे पुनर्जनन, जैसे कि यह नियत था। आरव अब एक घातक अभिशाप के अधीन है और उसे नहीं पता कि इसे कैसे हल करना है। अभी के लिए नासिक शहर में रहना उसके लिए बेहतर होगा। दीदी, तुम ठीक हो? सतीश ने चिंता से पूछा। हालांकि प्रतिज्ञा ने शुरू से अंत तक कोई दुख या शोक नहीं दिखाया, हर्षित के शब्द वाकई चोट पहुंचाने वाले थे। ठीक हूं, प्रतिज्ञा ने मुस्कुराकर कहा। उसकी बहन की मुस्कान देखकर ही सतीश को राहत मिली। दीदी, चिंता मत करो, मेरे पास अभी 3 साल बाकी हैं और मैं कठिन अभ्यास करूंगा। मैं दीपांशु, नमन या हर्षित में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सतीश ने मुट्ठियां बांधकर गंभीर कसम खाई। हां छोटे भाई, मुझे तुम पर भरोसा है। प्रतिज्ञा ने सिर हिलाया। दीदी, मुझे जल्दी करना है और कबीले के हॉल में अभ्यास करने जाना है। इस दौरान मैं शायद बार बार वापस ना आ सकूं। क्या तुम अकेले ठीक रहोगी? सतीश ने फिर पूछा। कोई बात नहीं, मेरी चिंता मत करो, प्रतिज्ञा ने कहा। तुम जाकर अभ्यास करो। इस दौरान मुझे देखने वापस आने की जरूरत नहीं है। यह नासिक शहर है, कुछ बड़ा नहीं हो सकता। बस 3 बड़े परिवारों के लोग आते जाते रहते हैं। सतीश ने सिर हिलाया। फिर उसे कुछ याद आया। उसने पास ही खड़े आरव को देखा, भौहें चढ़ाईं और डांटा। वह आदमी, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? आरव की पतली काया और पीला चेहरा देखकर प्रतिज्ञा को वह वाकई कमजोर लगा। उसका दिल नरम पड़ गया और उसने कहा, छोटे भाई, तुम जाकर अभ्यास करो, मैं श्री आरव के मामले संभाल लूंगी। सतीश ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर कुछ होता है दीदी, कबीले के हॉल में आकर मुझे बुलाना। प्रतिज्ञा ने सिर हिलाया। सतीश ने आरव को फिर से घूरा और फिर मुड़कर चला गया, जल्दी से गायब हो गया। प्रतिज्ञा ने सतीश को जाते हुए देखा, फिर धीरे धीरे मुड़ी और आंगन में बिखरी गंदगी को देखा। वह चुप रही और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। आखिरकार प्रतिज्ञा धीरे धीरे झुकी, अपनी बाहों को गले लगाया, सिर झुकाया और फूट फूट कर रोने लगी। यह लड़की जिंदल परिवार द्वारा सताए जाने पर कोई डर नहीं दिखाई। यहां तक कि जब हर्षित ने उसका मजाक उड़ाया और उसे बड़ा अन्याय सहना पड़ा, तब भी वह नहीं रोई। लेकिन जिंदल परिवार, हर्षित और उसके भाई के जाने के बाद वह फूट फूट कर रो पड़ी, अपनी सारी शिकायतें और भावनाएं निकालते हुए। आखिरकार वह केवल 15 साल की थी और बहुत कुछ सह चुकी थी। आरव बस एक तरफ खड़ा रहा और उसे सांत्वना देने के लिए आगे नहीं गया। हालांकि उसकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक दिखाई दी। पता नहीं कितना समय बीता, लेकिन रोना धीरे धीरे थम गया। प्रतिज्ञा ने अपनी आस्तीन से चेहरे के आंसू पोंछे। वह खड़ी हुई और आरव को उसे देखते हुए देखा। उसका चेहरा लाल हो गया। मुझे खेद है कि मैंने आपको शर्मिंदा किया श्रीमान, प्रतिज्ञा ने कहा। वह अभी दुखी और परेशान थी।
और भूल गई कि आरव अभी भी वहां था। आरव ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं। श्री आरव, क्या आपके पास कहीं जाने की जगह है? अगर यह पास है तो क्या मैं आपको वापस ले जा सकती हूं? प्रतिज्ञा ने पूछा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, अगर सुविधाजनक हो तो मैं यहां कुछ समय रहने की योजना बना रहा हूं। मुझे नहीं पता कि आप। मैं ठीक हूं, प्रतिज्ञा ने कहा। यहां कुछ खाली कमरे हैं, लेकिन आज जैसी घटना फिर हो सकती है और मुझे डर है कि यह आपको परेशान कर सकती है श्रीमान। कोई बात नहीं, आरव ने हाथ हिलाया और कहा, मुझे परवाह नहीं। प्रतिज्ञा ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। हालांकि श्री आरव एक साधारण इंसान है, फिर भी उन्हें साधना की दुनिया की कुछ बातें पता हैं। इसके अलावा आज जो हुआ उससे वह बिल्कुल नहीं डरे। अगर कोई साधारण इंसान होता तो भूल जाइए, उन भयानक और डरावने आत्मा जानवरों और आत्मा राक्षसों को देखकर शायद आधा डर से मर जाता। लेकिन श्री आरव को कुछ नहीं हुआ। लेकिन यह कहना कि यह व्यक्ति एक साधना करने वाला है, यह और भी कम संभावना है। कितना अजीब आदमी। प्रतिज्ञा को उलझन हुई, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। किसी कारण से उसे इस नीले वस्त्र वाले साधु पर एक अजीब सा भरोसा था, जैसे कि उसे यकीन था कि यह व्यक्ति उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह कुंतल परिवार क्या है जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं? आरव ने पूछा। प्रतिज्ञा ने थोड़ा सोचा, फिर बिना कुछ छिपाए कहा, प्राचीन काल में दक्षिणी क्षेत्र में 4 बड़े परिवार थे, जिंदल, मल्होत्रा, शिमेन और कुंतल। हालांकि कुंतल परिवार धीरे धीरे कमजोर हो गया और फिर कभी नहीं उठा। प्राचीन काल में कुंतल परिवार 3 बड़े परिवारों के बराबर था और इसके लाखों लोग थे। अफसोस, अब केवल यह छोटा सा शहर बचा है। प्रतिज्ञा ने आत्महंसी के साथ कहा। फिर भी 3 बड़े परिवार नासिक शहर को छोड़ने को तैयार नहीं हैं और समय समय पर इसे लूटने आते हैं। क्या वे कुंतल परिवार द्वारा संरक्षित रहस्य की तलाश में हैं? आरव ने पूछने की कोशिश की। प्रतिज्ञा ने कहा, कहा जाता है कि हमारे परिवार ने पीढ़ियों से एक चौंकाने वाला रहस्य संरक्षित किया है, लेकिन मुझे इन वर्षों में 3 बड़े परिवारों ने कुंतल परिवार के सभी खजाने और गुप्त तकनीकों को ले लिया है। नासिक शहर में जमीन को 3 फुट तक खोद दिया गया है, लेकिन कोई रहस्य नहीं मिला। थोड़ा रुकने के बाद प्रतिज्ञा ने जारी रखा, 3 बड़े परिवारों ने हमें, कुंतल कबीले को, इसलिए रखा है क्योंकि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि वे हमें वह तथाकथित रहस्य खोज सकते हैं। हाँ, अगर वाकई कोई धरती हिलाने वाला रहस्य था तो उसे बहुत पहले खोज लिया गया होता। इतने लंबे समय तक कैसे छिपा रह सकता था? आरव ने सिर हिलाया। हालांकि यह अफवाह कुंतल परिवार के लिए पूरी तरह से बेकार नहीं है। अगर ऐसी कोई अफवाह नहीं होती तो कुंतल परिवार बहुत पहले नष्ट हो चुका होता और एक भी सदस्य नहीं बचा होता। श्री आरव, आप अभी अभी ठीक हुए हैं और आपकी हालत अच्छी नहीं है। पहले जाकर आराम करें, मैं यहां साफ कर दूंगी। प्रतिज्ञा ने आंगन की ओर इशारा किया। आरव ने बिना मना किए सिर हिलाया। वह अभी अभी ठीक हुआ था और अपनी शारीरिक स्थिति की जांच करने वाला था। कमरे में वापस आरव ने अपनी चेतना के सागर में झांका और भौहें चढ़ा लीं। मृत्यु अभिशाप की अधिकांश शक्ति को हरी कमल की तलवार ने नष्ट कर दिया था। हालांकि यह अभिशाप अत्यंत दुष्ट था और अभी भी काले बालों वाली आत्मा को घेरे हुए था, जिससे वह अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। दुनिया को समझने, मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने और अपनी साधना को बेहतर करने की बात तो छोड़ ही दें। इसका मतलब है कि अगर इस अभिशाप की शक्ति को हटाया नहीं गया तो आरव की साधना हमेशा धर्म क्षेत्र की पूर्णता पर ही रहेगी। इससे भी बदतर, वह अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ है और कोई गुप्त जादू नहीं छोड़ सकता। इस अभिशाप की शक्ति को काले बालों वाली आत्मा की शक्ति से हटाना मुश्किल है और इसके लिए बाहरी शक्तियों का उपयोग करना होगा। आरव ने उस कमल मंच को देखा जहां काले बालों वाली आत्मा बैठी थी, कुछ सोचते हुए। इस समय मृत्यु अभिशाप की शक्ति के कारण सृजन का कमल मंच और काले बालों वाली आत्मा पूरी तरह से अलग हो गए हैं और कमल गुफा से निकलने वाली किरणें मृत्यु अभिशाप की शक्ति को भेद नहीं सकती। अगर सृजन का कमल मंच अपनी पुरानी स्थिति में बहाल हो सकता है और सच्चा सृजन का हरा कमल बन सकता है,
तो हरी कमल की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी और निश्चित रूप से घातक अभिशाप को हटा देगी। लेकिन सृजन के हरे कमल को पुनर्जनन करना कितना मुश्किल है। यह शायद मृत्यु अभिशाप की शक्ति को हटाने से कई गुना अधिक कठिन है। यह केवल तभी संभव है जब एक प्राचीन पवित्र झरना हो। लेकिन अब आरव को केवल एक प्राचीन पवित्र झरने के बारे में पता है जो ड्रैगन स्केलेटन घाटी में है। लेकिन जल कमल का सच्चा शरीर वहां बिल्कुल नहीं जा सकता। स्वर्ग और पृथ्वी की घाटी में युद्ध के बाद 1 साल बीत चुका है। मुझे विश्वास है कि ड्रैगन कबीले को बहुत पहले यह खबर मिल चुकी होगी। मुझे नहीं पता कि ड्रैगन कबीला क्या सोचेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी असली पहचान वास्तव में आरव का एक क्लोन है। लाल बालों वाला भूत और ड्रैगन कबीले के कुछ बुजुर्ग ड्रैगन कबीले के सच्चे रूप के लिए बहुत दयालु हैं। अब ड्रैगन कबीले का सच्चा शरीर खालीपन में निर्वासित हो गया है और इसका पता नहीं है। आरव को ड्रैगन कबीले और लाल बालों वाले भूत के प्रति थोड़ा अपराध बोध महसूस होता है। लाल बालों वाले भूत के बारे में सोचते हुए आरव फिर से उलझन में पड़ गया। जयद्रथ पितृपुरुष की मृत्यु के बाद लाल बालों वाला भूत ड्रैगन स्केलेटन घाटी में वापस नहीं लौटा और कोई नहीं जानता कि वह कहां गया। आरव ने सभी विचलित विचारों को दबाया, अपनी आंखें बंद कीं और आराम करने लगा, स्वर्ग और पृथ्वी के साथ संवाद करने की कोशिश करते हुए मृत्यु अभिशाप की शक्ति को दूर करने के लिए। समय धीरे धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही देर रात हो गई। आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, कड़वाहट से मुस्कुराया और हल्के से सिर हिलाया। फिर भी काम नहीं हुआ। जादूगर कबीले की शक्तिशाली आत्मा के आत्मविस्फोट से शुरू हुआ अभिशाप वाकई भयानक है। वह भाग्यशाली था कि वह जीवित रहा। अगर ड्रैगन का सच्चा शरीर ग्रेट वाइल्डरनेस डेमन किंग की गुप्त पुस्तक नहीं रखता, भले ही उसने एक शक्तिशाली आत्मा विकसित की हो, भले ही उसके पास रिवर्स स्केल जैसी भयानक हत्या तकनीक हो, मृत्यु अभिशाप का विरोध करना मुश्किल होता। हूं। उस समय आंगन से मुट्ठियों और हवा की आवाज आई। आरव कमरे से बाहर निकला और देखा कि एक युवा लड़की चमकीले चांदनी के नीचे बार बार 9 अलग अलग गतिविधियां कर रही थी। उसकी काया चुस्त और सुंदर थी, जैसे एक चौंकाने वाली हंस। पता नहीं कितनी देर तक अभ्यास किया। लड़की के गालों से पसीने की बूंदें निकल रही थीं। वह इतनी गंभीर थी कि उसे आरव के पास खड़े होने का भी ध्यान नहीं रहा। आरव ने अपने सिर के ऊपर पूर्ण चंद्रमा को देखा, विचारों में खो गया, जैसे वह कई साल पहले की उस रात में वापस लौट गया हो। यह भी ऐसी ही चांदनी के नीचे था, गिरते हुए आड़ू के फूलों के पेड़ के नीचे, जब एक महिला ने उसे एक अवसर दिया और उसे आध्यात्मिक अभ्यास में ले गई। श्री आरव। तभी आंगन में एक आवाज सुनाई दी। यह प्रतिज्ञा थी, जिसने आरव को देखा, रुकी, हल्के से हाँफते हुए बुलाया। आरव ने सिर हिलाया और कहा, यह मार्शल आर्ट्स है। हां, प्रतिज्ञा ने कहा। जंगली मार्शल आर्ट्स ने मार्ग स्थापित किया और सभी लोगों को मार्शल आर्ट्स सिखाया। इस मार्शल आर्ट का अभ्यास बिना आध्यात्मिक जड़ों के भी किया जा सकता है। मुझे नहीं पता कि आपके पास आध्यात्मिक जड़ें हैं या नहीं श्रीमान। क्या आपने कभी इसका परीक्षण किया है? मैंने परीक्षण किया है, नहीं है। आरव ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, प्रतिज्ञा ने मुस्कुराकर कहा। अगर श्री आरव साधना करना चाहते हैं तो मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने लगभग 1 साल तक अभ्यास किया है और मुझे लगता है कि मेरी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही है और मैंने कुछ प्रगति की है। प्रतिज्ञा ने देखा कि आरव उदासीन दिख रहे थे और रुचि नहीं दिखा रहे थे। थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा, भले ही श्री आरव साधना की दुनिया में प्रवेश नहीं करना चाहते, मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करके शरीर को मजबूत करना बुरा नहीं है। दरअसल मुझे इस मार्शल आर्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता है। आरव ने हल्के से मुस्कुराया। अरे श्रीमान, आपको भी समझ है? प्रतिज्ञा ने आश्चर्य से पूछा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, तुम थोड़ा गलत अभ्यास कर रही हो। प्रतिज्ञा ने भौहें चढ़ाईं। आरव को कुछ संदेह के साथ देखा और कहा, यह वन देवता द्वारा दी गई मार्ग की गतिविधियां हैं। मैंने इन्हें दिल से याद किया है। इसमें गलती कैसे हो सकती है? आरव ने ज्यादा नहीं कहा
और प्रतिज्ञा के सामने मार्शल आर्ट्स की पहली परिवर्तन की 9 गतिविधियां कीं। क्या अंतर है? प्रतिज्ञा अभी भी थोड़ी उलझन में थी। दोनों लोगों की गतिविधियां लगभग एक जैसी थीं, बस कुछ छोटे मोटे अंतर थे। तुम्हें पता होना चाहिए कि मार्शल आर्ट्स की प्रत्येक 9 परिवर्तनों में केवल 9 गतिविधियां होती हैं। इन 9 गतिविधियों को अनगिनत वर्षों के अभ्यास और परिष्करण के बाद तैयार किया गया है और इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। आरव ने गहरी आवाज में कहा, यह कुछ छोटे मोटे अंतर लगते हैं, लेकिन अंतर 1000 मील जितना है। प्रतिज्ञा अभी भी संशय में थी। आखिरकार वह एक समय साधना करने वाली थी और यहां तक कि स्वर्णकोर क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। कोई भी साधारण इंसान जो बिना किसी साधना के इस तरह से निर्देश देता, उसे संदेह होता। उसके विचार में तुम एक साधारण इंसान हो, वन देवता नहीं। तुम वन देवता के विचारों को कैसे समझ सकते हो? प्रतिज्ञा ने कहा, श्री आरव, मेरे अभ्यास में कोई समस्या नहीं लगती। पिछले 1 साल में मेरी ताकत धीरे धीरे बढ़ी है। हालांकि यह 9 बैलों की ताकत तक नहीं पहुंची, मेरे पास 5 बैलों की ताकत है। आरव ने शांतिपूर्वक कहा, तुम्हारी वर्तमान साधना की गति से तुम 3 साल में मार्शल आर्ट्स के कौन से स्तर तक पहुंच सकती हो? तीसरा या चौथा? परिवार प्रतियोगिता में नमन जैसे लोगों का सामना करने पर तुम अभी भी सताई जाओगी। बदला लेने की तो बात ही छोड़ दो। प्रतिज्ञा चुप हो गई। वह जानती थी कि आरव सही था। उसकी साधना की गति के अनुसार ऊर्जा और रक्त स्वर्ण अमृत तक पहुंचने में कम से कम 10 साल लगेंगे। आरव ने कहा, इसके अलावा अगर तुम इस तरह साधना करती हो तो शायद भविष्य में तुम ऊर्जा और रक्त स्वर्ण अमृत को सघन कर सकती हो, लेकिन तुम्हारी उपलब्धियां सीमित होंगी। बादल पर कदम रखने, वज्र अविनाशी होने या यहां तक कि ड्रैगन और हाथी की शक्ति तक पहुंचने की सोच भी मत करो। प्रतिज्ञा की प्रतिभा के साथ भले ही वह खुद अभ्यास करे, वह फिर भी मार्शल आर्ट्स के 6ठे स्तर ऊर्जा और रक्त स्वर्ण अमृत तक पहुंच सकती है। इस तरह वह अपनी प्रारंभिक आत्मा को सघन करने और नासिका आत्मा चरण में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त कर सकती थी। लेकिन आरव अच्छी तरह जानता था कि मार्शल आर्ट्स का 6ठा परिवर्तन अंत नहीं था। मार्शल आर्ट्स के अंतिम 3 परिवर्तन मार्शल आर्ट्स क्लासिक्स का सच्चा सार है। वे स्वयं को बदलने और समान स्तर के लोगों को दबाने के स्वर्ग विरोधी साधन हैं। अब प्रतिज्ञा की साधना की नींव में समस्याएं हैं, इसलिए उनकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से सीमित होंगी। प्रतिज्ञा आरव के आत्मविश्वास भरे शब्दों को सुनकर थोड़ा हिल गई। थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसने आरव द्वारा अभी अभी किए गए गतिविधियों के अनुसार पहली गतिविधि की। आरव ने हल्के से सिर हिलाया, अपने पैर की उंगलियों को बाहर निकाला और प्रतिज्ञा को लगातार 10 से अधिक बार लात मारी। प्रतिज्ञा ने स्पष्ट रूप से आरव को अपनी ओर लात मारते देखा, लेकिन किसी कारण से वह बिल्कुल नहीं हट सकी। एक पल में उसे अपने शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी गतिविधियां अनजाने में बदल गईं। जैसे ही यह गतिविधि स्थिर हुई, उसके शरीर में अचानक एक गर्मी उमड़ी, जैसे कि उसका शरीर जल रहा हो और उमड़ता हुआ सार उसके मांस और रक्त में मिल गया। केवल एक पल में वह पसीने से तर हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रतिज्ञा हैरान थी। केवल इस एक गतिविधि का प्रभाव उसकी बार बार की गई 9 गतिविधियों से कहीं बेहतर था। क्या वाकई मार्शल आर्ट्स की 9 परिवर्तनों में, जैसा कि श्री आरव ने कहा, एक गतिविधि में छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी गलती हो सकती है? अगर हर गतिविधि का ऐसा अद्भुत प्रभाव हो सकता है, तो वह 1 या 2 महीने के अभ्यास के बाद मार्शल आर्ट्स के दूसरे स्तर 5 ऊर्जा एकत्रीकरण तक पहुंच सकती है। शायद 3 साल बाद वह वाकई ऊर्जा और रक्त स्वर्ण अमृत का अभ्यास कर सकती है और फिर से रसायन शास्त्र के मार्ग पर चल सकती है। दीपांशु, नमन, हर्षित और अन्य लोगों के चेहरों के बारे में सोचते हुए प्रतिज्ञा की आंखों में एक ठंडी चमक थी। इतनी कम उम्र में उनमें पहले से ही एक हत्या का भाव था। आरव ने चुपके से सिर हिलाया और कहा, क्या तुम्हें अभी की गतिविधि याद है? हम। प्रतिज्ञा ने सिर हिलाया और आरव के सामने फिर से अभ्यास किया। आरव ने फिर से अपना पैर बाहर निकाला और लगातार 3 बार लात मारी। बिजली की तरह प्रतिज्ञा पर उतरी और बाद में प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। उसके शरीर में तेज दर्द हुआ। प्रतिज्ञा ने गहरी सांस ली
लेकिन अपने दांतों को कसकर भींच लिया, बिना एक शब्द कहे। वह जानती थी कि आरव उसकी गतिविधियों को ठीक करने में मदद कर रहा था। पहली बार प्रतिज्ञा ने इस गतिविधि में 1 दर्जन से अधिक गलतियां की थीं। आरव ने केवल एक बार अभ्यास किया और प्रतिज्ञा की गलतियां केवल 3 तक कम हो गईं। ऐसी स्मृति और प्रतिभा काफी दुर्लभ है, लेकिन आरव उदासीन दिखे और कोई प्रशंसा या प्रोत्साहन नहीं दिया। अगर प्रतिज्ञा मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करना चाहती है तो उसे अभी भी कई अकल्पनीय कठिनाइयों और बाधाओं से गुजरना होगा। यह केवल पहला कदम है। जब प्रतिज्ञा ने पहली गतिविधि में महारत हासिल कर ली तो आरव ने दूसरी गतिविधि का अभ्यास किया। प्रतिज्ञा ने अभ्यास जारी रखा। एक रात के बाद आरव ने प्रतिज्ञा को मार्शल आर्ट्स की पहली परिवर्तन की सभी 9 गतिविधियां सिखा दी थीं। हालांकि मार्शल आर्ट्स की 9 परिवर्तनें पूरी दुनिया में फैल गई हैं, लेकिन किसी के सिखाने और सवालों के जवाब देने का होना या न होना 2 पूरी तरह से अलग प्रभाव देता है। इसके अलावा जो व्यक्ति सिखाता और संदेहों को हल करता है वह वही है जिसने मार्शल आर्ट्स बनाया। आरव की साधना के स्तर, दृष्टि और ज्ञान के साथ प्रतिज्ञा को सिखाने की तो बात ही छोड़ दें, वह धर्मगुरु को भी धर्म सिखाने में सक्षम है। अगर आरव ने अपना संप्रदाय स्थापित किया तो यह निश्चित रूप से संप्रभु महाद्वीप के 108 संप्रदायों से कमजोर नहीं होता। आरव ने प्रतिज्ञा को मार्शल आर्ट्स की पहली परिवर्तन सिखाने के बाद वह फिर से सामने नहीं आया। वह लंबे समय तक घर के अंदर रहा, मृत्यु अभिशाप को तोड़ने के बारे में सोचता रहा। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। एक दिन प्रतिज्ञा ने दरवाजा खटखटाया और धीरे से बुलाया, श्री आरव। आरव ने दरवाजा खोला और बाहर निकला। उसने प्रतिज्ञा को देखा और हल्के से सिर हिलाया। बोला, वाकई मार्शल आर्ट्स की पहली परिवर्तन को पूर्णता तक पहुंचा लिया है। प्रतिज्ञा ने भी मुस्कुराकर कहा, यह सब श्री आरव की बदौलत है। प्रतिज्ञा अच्छी तरह जानती थी कि आरव के बिना वह शायद 1 साल में भी मार्शल आर्ट्स के पहले स्तर को पूर्णता तक नहीं पहुंचा पाती। 1 महीने की तो बात ही छोड़ दें, मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स की दूसरी परिवर्तन दिखाऊंगा। ध्यान से देखो। आरव आंगन में आया और मार्शल आर्ट्स की दूसरी परिवर्तन 5 ऊर्जा एकत्रीकरण की 9 गतिविधियों को एक एक करके किया। प्रतिज्ञा ने ध्यान से देखा, कोई भी विवरण छोड़ना नहीं चाहती थी। मार्शल आर्ट्स का सार निरंतर अपनी क्षमता को विकसित करना है। मानव शरीर एक विशाल खजाना है जिसमें असीमित संभावनाएं हैं। मानव शरीर के 5 आंतरिक अंगों को 5 दिव्य खजाने कहा जा सकता है। इन 5 अंगों को मजबूत करके कोई 5 आंतरिक अंगों की दिव्य ऊर्जा प्राप्त कर सकता है, 7 छिद्रों को भेद सकता है और स्वर्ग और पृथ्वी को देखने और सुनने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। ताकत में वृद्धि होगी, सांस लंबी होगी और शारीरिक शक्ति आश्चर्यजनक होगी। यहां तक कि 5 घोड़े भी शरीर को टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते। आरव ने प्रतिज्ञा को मार्शल आर्ट्स की दूसरी परिवर्तन का सारा सार और रहस्य बिना किसी रोक टोक के सिखाया। प्रतिज्ञा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आरव के कुछ शब्दों ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसने अचानक सब कुछ समझ लिया हो। प्रतिज्ञा स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसका शरीर हर दिन स्पष्ट परिवर्तनों से गुजर रहा था। यह एक पूर्ण परिवर्तन था। 2 महीने बाद 5 ऊर्जा पूरी तरह से प्राप्त हो गए और उसकी दृष्टि, श्रवण, गंध और सभी प्रकार की संवेदनाएं, यहां तक कि स्वर्णकोर चरण में होने की तुलना में भी आगे निकल गईं। यह स्थिति बहुत भयावह थी। यह मार्शल आर्ट्स की दूसरी परिवर्तन थी। 3 महीने और बीत गए। मार्शल आर्ट्स की तीसरी परिवर्तन, कांस्य त्वचा और लोहे की हड्डियों की पूर्णता। इस बिंदु तक अभ्यास करने के बाद प्रतिज्ञा का शरीर स्वर्ण कोर क्षेत्र में होने की तुलना में भी मजबूत हो गया था। वह तलवारों और भालों से अछूता था और पानी और आग से अप्रभावित था। 4 महीने बाद मार्शल आर्ट्स की चौथी परिवर्तन, खिंचाव और संकुचन इच्छानुसार प्राप्त हो गया। मार्शल आर्ट्स की तीसरी और चौथी परिवर्तन को पूरा करने के बाद प्रतिज्ञा का शरीर कठोर और नरम दोनों हो गया। उसकी काया चुस्त थी और उसकी ताकत समान स्तर के शुद्ध रक्त वाले जानवरों के बराबर थी। मार्शल आर्ट्स की 9 परिवर्तनों ने प्रतिज्ञा की शारीरिक क्षमता को लगभग चरम तक विकसित कर दिया था। समय तेजी से बीत गया।
और पलक झपकते ही आरव नासिक शहर में 1 साल से था। पिछले 1 साल में उसने अधिकांश समय घर के अंदर आंखें बंद करके बिताया, स्वर्ग और पृथ्वी के साथ संवाद करने की कोशिश करते हुए घातक अभिशाप को दूर करने के लिए। लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। प्रतिज्ञा की साधना का स्तर तेजी से सुधर गया था। केवल 1 साल में वह पहले से ही मार्शल आर्ट्स के 5वें स्तर, मज्जा काटने और रक्त बदलने तक पहुंच चुकी थी, और छठे स्तर, ऊर्जा और रक्त स्वर्ण अमृत, से केवल 1 कदम दूर थी। श्री आरव, मैं मार्शल आर्ट्स के 5वें स्तर तक पहुंच गई हूं। मैंने उस स्तर तक साधना की है जहां मेरा रक्त सीसा और पारा जैसा शुद्ध है। अब क्या मैं ऊर्जा और रक्त स्वर्ण अमृत को सघन करने की कोशिश कर सकती हूं? प्रतिज्ञा खुश दिख रही थी। वह इस साल में बहुत बदल गई थी। दूसरे लोग शायद इसे महसूस न कर सकें, लेकिन वह खुद जानती थी कि केवल 1 साल में वह फिर से जन्म ले चुकी थी। हालांकि उसने अभी तक ऊर्जा और रक्त स्वर्ण अमृत को सघन नहीं किया था। प्रतिज्ञा को विश्वास था कि अपनी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ वह कुछ स्वर्ण अमृत सच्चे अमरों का सामना करने पर भी जीत सकती थी। रक्त सीसा और पारा जैसा, अभी तापमान सही नहीं है। आरव ने सिर हिलाया और कहा, अगर कोई और इस बिंदु तक साधना कर लेता जहां उसका रक्त सीसा और पारा जैसा शुद्ध हो तो यह पर्याप्त होता, लेकिन तुम नहीं। तुम्हें अभी भी साधना जारी रखनी होगी। रक्त सीसा और पारा जैसा होना केवल मज्जा जलाने और रक्त परिवर्तन का परिणाम है। पूर्णता का संकेत है, रक्त समुद्र की ज्वार की तरह। चूंकि आरव एक शिष्य लेना चाहता है, वह स्वाभाविक रूप से चाहता था कि प्रतिज्ञा एक सही नींव बनाए बिना किसी अस्पष्टता के। रक्त समुद्र की ज्वार की तरह। प्रतिज्ञा हैरान थी। वह एक समय स्वर्ण अमृत सच्ची थी, और वह जानती थी कि रक्त समुद्र की ज्वार की तरह होने का क्या मतलब है। लेकिन क्या यह संभव है? 3 बड़े परिवारों की तो बात ही छोड़ दें, पूरे साधना की दुनिया में भी उसने बहुत कम लोगों के बारे में सुना था जो रक्त समुद्र की ज्वार की तरह होने तक साधना कर पाए थे। मेरा रक्त समुद्र की ज्वार की तरह है। यह मेरी रक्त रेखा की शक्ति की सीमा है। क्या मैं इसे संभाल सकती हूं? प्रतिज्ञा के मन में भी कुछ संदेह था। नहीं, आरव ने सिर हिलाया और कहा, रक्त समुद्र की ज्वार की तरह है, लेकिन यह रक्त रेखा की सीमा नहीं है। क्या रक्त समुद्र की ज्वार की तरह होना सीमा नहीं है? प्रतिज्ञा हैरान थी। तभी दरवाजे के बाहर से चिल्लाने की आवाज आई, दीदी, दीदी, मैं वापस आ गया। थोड़ा उत्साहित आवाज आई। फिर एक काफी मजबूत युवक आंगन में दौड़ता हुआ आया। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ रही थी और अत्यंत समृद्ध थी। प्रतिज्ञा को देखने के बाद वह उत्साह से दौड़कर आया और बोला, दीदी, मैंने रसायन शास्त्र के मार्ग में प्रवेश कर लिया है और अब मैं एक स्वर्ण कोर सच्चा व्यक्ति हूं। सतीश केवल 13 साल का है। इस उम्र में स्वर्ण कोर क्षेत्र तक पहुंचना उसकी प्रतिभा वाकई आश्चर्यजनक है। लेकिन आरव की नजर में बहुत जल्दी स्वर्ण कोर क्षेत्र में प्रवेश करना सतीश के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती। रसायन शास्त्र का मार्ग कोई छोटी बात नहीं है, और जितना जल्दी आप अभ्यास शुरू करते हैं उतना बेहतर है, क्योंकि एक बार जब आप रसायन शास्त्र के मार्ग में प्रवेश करते हैं तो आप स्वर्ण अमृत दृश्य का अनुभव कर सकते हैं। रसायन शास्त्र के मार्ग में प्रवेश करने से पहले जितना अधिक आप संचय करते हैं और स्थिर होते हैं, स्वर्ण अमृत दृश्य उत्पन्न करने की संभावना उतनी ही अधिक होती है, और दृश्य की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, प्रतिज्ञा ने सतीश के कंधे पर धीरे से थपथपाया और कहा, तुम इतनी जल्दी स्वर्ण कोर चरण तक पहुंच गए। तुम मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो। हाय, इतना ही नहीं, सतीश ने रहस्यमयी ढंग से कहा। दीदी, कृपया एक तरफ हट जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। प्रतिज्ञा को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और उसने कुछ कदम पीछे हट लिया। सतीश ने भौहें चढ़ाईं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया। उसके पीछे एक गहरा और असीम समुद्र प्रकट हुआ जो एक अत्यंत ठंडी सांस छोड़ रहा था। पूरे आंगन का तापमान तेजी से गिर गया। स्वर्ण अमृत दृश्य, प्रतिज्ञा ने चिल्लाकर कहा। सतीश ने सिर हिलाया और गर्व से कहा, दीदी, मैंने कुंतल परिवार की विरासत दृश्य, कुंतल समुद्र की साधना की है। इस परिवार प्रतियोगिता में मैं निश्चित रूप से धूम मचाऊंगा।
और अपनी दीदी का बदला लूंगा। छोटे भाई, तुम्हें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, प्रतिज्ञा ने जल्दी से कहा। दीपांशु और नमन दोनों ने स्वर्ण कोर चरण हासिल कर लिया है और उनकी साधना का स्तर तुमसे 3 या 2 स्तर ऊपर है। तुम्हें उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। चिंता मत करो दीदी, अभी 2 साल बाकी हैं। मेरी साधना निश्चित रूप से उच्च स्तर तक पहुंच जाएगी। हंफ, तब देखेंगे। सतीश ने ठंडे से हंसा। इसके बाद सतीश को कुछ ध्यान आया। उसने प्रतिज्ञा को देखा और उलझन में कहा, दीदी, तुम में बहुत बदलाव लगता है। वह मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करता है, लेकिन उसके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है और उसका साधना का स्तर नहीं देखा जा सकता। सतीश की नजर में प्रतिज्ञा अभी भी एक साधारण इंसान थी, बिना आध्यात्मिक ऊर्जा के, लेकिन उसके शरीर से अनजाने में निकलने वाली आभा ने उसे एक स्वर्ण कोर सच्चे व्यक्ति को भी थोड़ा दबाव महसूस कराया। पिछले 1 साल में मैंने मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया है और बहुत कुछ हासिल किया है। भाई बहन दोनों अपनी साधना में ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वे 1 साल तक नहीं मिले थे। प्रतिज्ञा ने कुछ नहीं छिपाया और अपनी खुशी अपने भाई के साथ साझा की। दीदी, तुम अभी भी मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रही हो? सतीश ने हल्के से भौहें चढ़ाईं और कहा, मेरे विचार में वह मार्शल आर्ट्स पूरी तरह से झूठ है। दीदी, तुम्हें इसमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बकवास। प्रतिज्ञा कुछ नाराज थी और बोली, पिछले 1 साल में मैं पहले से ही मार्शल आर्ट्स के 5वें स्तर मज्जा काटने और रक्त बदलने तक पहुंच चुकी हूं। सतीश ने होंठ सिकोड़े, कुछ तिरस्कार दिखाते हुए, और कहा, दीदी, मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने का कोई भविष्य नहीं है। सोचो, भले ही तुम ऊर्जा और रक्त स्वर्ण अमृत को सघन कर लो, यह स्वर्ण अमृत दृश्य उत्पन्न नहीं करेगा और तुम्हारी उपलब्धियां सीमित होंगी। मार्शल आर्ट्स की 7वीं परिवर्तन, जैसे बादल पर कदम रखना, 8वीं परिवर्तन वज्र अविनाशी, और यहां तक कि 9वीं परिवर्तन ड्रैगन और हाथी की शक्ति, मुझे लगता है कि यह सब उस जंगली मार्शल आर्ट्स राक्षस द्वारा पूरी तरह से कल्पना की गई है। इन्हें अभ्यास करना असंभव है। सतीश ने जो कुछ कहा वह गलत नहीं था। मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने से वाकई स्वर्ण अमृत दृश्य उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि स्वर्ण अमृत दृश्य आध्यात्मिक कला का शिखर है। जब कोई रसायन शास्त्र के मार्ग में प्रवेश करता है तो स्वर्ण अमृत दृश्य उस क्षण प्रकट होता है जब व्यक्ति की अपनी आध्यात्मिक शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के साथ सन्नादती है। मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करते समय कोई आध्यात्मिक ऊर्जा या आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई स्वर्ण अमृत दृश्य नहीं होगा। प्रतिज्ञा चुप हो गई और सतीश के साथ बहस करना बंद कर दिया। तुम अभी भी यहां क्यों हो? सतीश ने इधर उधर देखा और पास ही आरव को देखा और अपनी भौहें चढ़ा लीं। सतीश ने गंभीर चेहरा बनाया और धीरे धीरे आरव के सामने चला गया। उसने स्वर्ण कोर क्षेत्र का दबाव छोड़ा और धीरे धीरे उस पर दबाव डाला। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम कौन हो? मेरे नासिक शहर में आने का तुम्हारा क्या इरादा है? आरव ने बस अपना सिर हल्के से झुकाया और युवक को रुचि के साथ देखा। हालांकि वह अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग करने में असमर्थ था, जल कमल का सच्चा शरीर अभी भी था। इस युवक द्वारा उत्सर्जित स्वर्ण कोर क्षेत्र का दबाव उसके लिए पूरी तरह से हास्यास्पद था। छोटे भाई, बदतमीजी मत करो। प्रतिज्ञा जल्दी से आई, सतीश के सामने रुकी और बोली, वापस कबीले के हॉल में अभ्यास करने जाओ, यहां की चिंता मत करो। हालांकि सतीश युवा और उत्साही है, वह प्रतिज्ञा के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी है और कभी भी उसकी इच्छाओं का उल्लंघन न करता। तुम भाग्यशाली हो, सतीश ने कहा। अगर मुझे पता चला कि तुम्हारे कुंतल परिवार के प्रति बुरे इरादे हैं, भले ही मेरी दीदी तुम्हें बचाए, मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। यह कहकर सतीश ने अपनी आस्तीन झटकी और गर्व से चला गया। श्री आरव, वह अभी छोटा है, अभी बच्चा है, प्रतिज्ञा ने आरव को झुककर कहा। मैं अपने छोटे भाई की ओर से आपसे माफी मांगती हूं। आरव ने मुस्कुराया और स्वाभाविक रूप से सतीश के साथ बहस नहीं करेगा। वह बहुत चौकस था। प्रतिज्ञा को हल्के से भौहें चढ़ाते हुए देखकर, जैसे कि उसके मन में कुछ था, उसने पूछा, क्यों?
क्या तुम्हें इस बात का थोड़ा निराशा महसूस हो रही है कि मार्शल आर्ट्स के माध्यम से तुम स्वतम अमृत दृश्य की साधना नहीं कर सकती? प्रतिज्ञा कुछ देर चुप रही, फिर सिर हिलाया। उसके विचार में भले ही वह ऊर्जा और रक्त स्वर्ण अमृत को सघन कर ले, यह बेकार होगा। वह फिर भी नमन जैसे साधना करने वालों से हार जाएगी, जिन्होंने स्वर्ण अमृत दृश्य की साधना की है। स्वर्ण कोर दृश्य केवल आध्यात्मिक शक्ति का शिखर है, अजेयता नहीं, आरव ने शांतिपूर्वक कहा। जब तक तुम्हारी ताकत पर्याप्त है, तुम इसे आसानी से तोड़ सकती हो। जैसा कि कहावत है, एक शक्ति 10 कौशलों को हरा सकती है। अगर तुम बादल पर कदम रखने, वज्र अविनाशी होने तक साधना कर सकती हो, केवल अपने मांस और रक्त शरीर के आधार पर तुम अधिकांश स्वर्ण अमृत दृश्यों को दबा सकती हो। अगर तुम ड्रैगन और हाथी की शक्ति तक साधना कर सकती हो, तो तुम पहली अमर होगी। केवल आरव ही ऐसी बातें कहने की हिम्मत करता। केवल आरव के पास यह योग्यता है। प्रतिज्ञा की आंखों में धीरे धीरे एक चमक उभरी। आरव ने कहा, इसके अलावा मार्शल आर्ट्स में वाकई स्वर्ण अमृत दृश्य नहीं है, लेकिन उनके पास रक्त रेखा दृश्य है। रक्त रेखा दृश्य का शिखर रक्त रेखा दृश्य है। रक्त रेखा दृश्य, प्रतिज्ञा ने धीरे से बुदबुदाया। कुछ देर बाद प्रतिज्ञा ने गहरी सांस लिया और उत्साह से कहा, श्री आरव, मैं समझ गई। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। आरव ने सिर हिलाया। हम? अचानक आरव का चेहरा बदल गया, जैसे कि उसे कुछ महसूस हुआ हो। श्री आरव? प्रतिज्ञा ने आरव में कुछ असामान्य देखा और संकोच से पूछा। कुछ नहीं, जाओ अभ्यास करो। आरव ने प्रतिज्ञा को जाने के लिए हाथ हिलाया। उसकी आंखों में खुशी की एक झलक चमकी। अभी अभी उसे फिर से ड्रैगन के सच्चे रूप का अस्तित्व महसूस हुआ। ड्रैगन का सच्चा शरीर धीरे धीरे जागा। नीचे लकड़ी का बिस्तर महसूस किया, अपनी आंखें खोलीं और छत को देखा। यह खालीपन की अशांति नहीं है। खालीपन की अशांति में कभी भी लकड़ी का बिस्तर और छत नहीं होगी। ड्रैगन का सच्चा शरीर नहीं बोला, न ही वह जल्दी से उठने के लिए उतावला हुआ। उसने पहले अपने शरीर की स्थिति को महसूस किया। यह कहना होगा कि ड्रैगन कबीले के सच्चे शरीर का मांस और रक्त वाकई शक्तिशाली है, और इसकी स्वचिकित्सा क्षमता आश्चर्यजनक है। भले ही उसे स्वर्ग और पृथ्वी की घाटी में युद्ध में इतनी भारी चोट लगी थी, वह फिर भी ठीक था, और उसका शरीर बिना किसी निशान के ठीक हो गया। जल कमल का सच्चा शरीर भी घातक अभिशाप से परेशान है। हालांकि ड्रैगन कबीले के सच्चे रूप में यह समस्या बिल्कुल नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी की घाटी में चेतना के सागर में आत्मा कछुआ ने मृत्यु अभिशाप की शक्ति को पूरी तरह से दबा दिया था। ड्रैगन के सच्चे रूप के कान फड़फड़ाए और फिर उसने फिर से सूंघा। वह हल्के से समुद्र की लहरों की चट्टानी किनारे से टकराने की आवाज सुन सकता था। इसके अलावा वह अपनी नाक के नीचे समुद्र के पानी की मछली जैसी गंध सूंघ सकता था। यह कहां है? क्या उन्होंने मुझे समुद्र तट पर टेलीपोर्ट किया? ड्रैगन का सच्चा शरीर धीरे धीरे बिस्तर से उठा। जैसे ही वह उठने और जाने वाला था, उसने अपनी नजर जहां थी वहां घुमाई और हैरान रह गया। कमरे में वास्तव में कोई बैठा हुआ था, और उसे बिल्कुल ध्यान नहीं था। यह एक युवा महिला थी, जिसकी आंखें पानी जैसी थीं, काले बाल झरने जैसे थे और लाल वस्त्र पहने हुए थी। वह कमरे में सीधे बैठी थी, स्थिर, ड्रैगन के सच्चे रूप को देख रही थी। आरव स्तब्ध रह गया, और पहले तो उसे लगा कि यह रोशनी है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि हालांकि यह महिला सुंदर थी, उसका स्वभाव रोशनी से बहुत अलग था। रोशनी की शक्तिशाली आत्मविश्वास और अभिमानी आभा एक ऐसी राजा की तरह थी जो अजेय थी और जिसके साथ कोई तुलना नहीं कर सकता था। हालांकि आरव अभी भी हैरान था जब उसकी आध्यात्मिक चेतना ने युवा महिला पर स्कैन किया। संयोजन अवस्था। यह युवा दिखने वाली महिला वास्तव में एक शक्तिशाली प्राणी थी। यह कल्पना की जा सकती है कि अगर उसके बेहोश होने के दौरान एक संयोजन अवस्था में शक्तिशाली प्राणी ने उसे नुकसान पहुंचाया होता, तो वह अब तक एक लाश होता। हालांकि आरव निश्चित था कि उसने इस महिला को पहले कभी नहीं देखा था। आरव को इस युवा महिला की आंखों में कोई शत्रुता नहीं महसूस हुई। इसके विपरीत युवा लड़की उसे एक अजीब नजर से देख रही थी, जैसे कि वह उसका परीक्षण कर रही हो, जैसे कि उत्सुक हो, और जैसे कि उसकी आंखों में कुछ असामान्य हो। तुम जाग गए?
युवा महिला ने धीरे धीरे बोला, तुम कौन हो? यह कहां है? आरव ने गहरी आवाज में पूछा। अपनी सावधानी कम नहीं की। स्वर्ग और पृथ्वी की घाटी में युद्ध के बाद 1 साल बीत चुका था। यह दुनिया को पता था कि उसने सभी बड़े अमर बुद्ध और राक्षस संप्रदायों के साथ दुश्मनी कर ली थी और 6 दुष्ट कबीलों का दुश्मन था। वह जहां भी हो, वह सुरक्षित नहीं है। आखिरकार संप्रभु महाद्वीप पर कोई संप्रदाय या शक्ति उसे बड़े सुपर संप्रदायों या प्राचीन दुष्ट कबीले के साथ दुश्मनी का जोखिम लेकर नहीं अपनाएगी। तुम्हें किसी खतरे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, युवा महिला ने हल्के से कहा। आरव स्तब्ध रह गया। थोड़ा रुकने के बाद युवा महिला ने धीरे धीरे कहा, यह दिव्य सम्राट द्वीप है। दिव्य सम्राट द्वीप शब्द सुनकर आरव हैरान रह गया। अभी अभी उसने कई संभावनाओं के बारे में सोचा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह संप्रभु महाद्वीप से अरबों मील दूर दक्षिण चीन सागर में दिव्य सम्राट द्वीप पर आ गया होगा। दिव्य सम्राट द्वीप एक सुपर शक्ति 2 द्वीपों में से एक। दूसरा द्वीप, जिसे पेंगलाई द्वीप कहा जाता है, पूर्वी चीन सागर में स्थित है। यहां तक कि महान टेलीपोर्टेशन तावीज के साथ आरव को संप्रभु महाद्वीप से इतनी लंबी दूरी तक दिव्य सम्राट द्वीप तक टेलीपोर्ट करना मुश्किल होता। यह केवल प्राचीन टेलीपोर्टेशन सरणी के साथ ही संभव है। बेशक आरव को इतना झटका न केवल इसलिए लगा क्योंकि वह दिव्य सम्राट द्वीप पर टेलीपोर्ट हो गया था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि जब से उसने साधना शुरू की थी, दिव्य सम्राट द्वीप का उससे एक अनकहा संबंध था। उसके दाहिने हाथ में दिव्य सम्राट हड्डी है। साधना की दुनिया में व्यापक रूप से अफवाह है कि एक बार दिव्य सम्राट द्वीप पर एक अमर फीनिक्स गिर गया था जिसने अपनी हड्डियां छोड़ दी थीं। इसलिए प्राथमिक प्राचीन युद्ध क्षेत्र में कई साधना करने वालों ने एक बार सोचा था कि वह दिव्य सम्राट द्वीप का वंशज है। इसके अलावा दिव्य सम्राट द्वीप की स्थापना दाओ ह्वांग ने की थी। किंवदंती के अनुसार प्राचीन काल में तलवार सम्राट जंगल में भाग गया और दक्षिण चीन सागर की ओर गया, जिसके कारण अब संप्रभु महाद्वीप पर तलवारबाजी ही एकमात्र प्रमुख शक्ति है। तलवार सम्राट ने जाने से पहले संप्रभु में एक विरासत छोड़ दी थी, जो प्राचीन युद्ध क्षेत्र में तलवार पर्वत और आत्मा सागर थी। आरव ने एक बार डिंघाई स्क्रॉल प्राप्त किया था। बाद में वीरमदेव ने भी उसे टाइड स्क्रॉल सिखाया, जिसका मतलब था कि उसने तलवार सम्राट की पूरी विरासत प्राप्त कर ली थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह वास्तव में इस भूमि पर कदम रखेगा। दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? युवा महिला ने पूछा। आरव का दिल हिल गया। युवा लड़की उसे वास्तव में नहीं पहचानती थी, जिसका मतलब था कि स्वर्ग और पृथ्वी की घाटी में युद्ध की खबर शायद अभी तक दिव्य सम्राट द्वीप तक नहीं पहुंची थी। आखिरकार दिव्य सम्राट द्वीप दक्षिण चीन सागर में है, संप्रभु महाद्वीप से अरबों मील दूर, इसलिए इसका गायब होना और रुक जाना स्वाभाविक है। उसी समय आरव को युवा महिला के संबोधन से कुछ अजीब लगा। यह महिला संयोजन अवस्था में एक शक्तिशाली प्राणी है, जबकि वह केवल एक धर्म दिखावट दांव गुरु है। आमतौर पर दोस्तों के बीच संबोधन का उपयोग समान साधना के स्तर वाले लोगों या समकक्षों के बीच किया जाता है। महिला का उसके प्रति रवैया थोड़ा अजीब था। आरव ने थोड़ा सोचा और कहा, मेरा नाम ड्रैगन पूर्वज है। फिर आरव ने पूछा, दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? मैं नित्या हूं, दिव्य सम्राट द्वीप की तलवार सेविका, महिला ने जवाब दिया। तलवार सेविका? आरव स्तब्ध रह गया। नित्या ने समझाया, दिव्य सम्राट द्वीप पर हर जीवन में एक तलवार सेविका होती है जो ड्रैगन आत्मा तलवार को प्रशिक्षित करती और उसकी रक्षा करती है। जो कोई भी ड्रैगन आत्मा तलवार को चला सकता है, वह तलवार सेविका का स्वामी होगा। ड्रैगन आत्मा तलवार? आरव और भी उलझन में दिखा। नित्या ने धैर्यपूर्वक समझाया, ड्रैगन आत्मा तलवार को प्राचीन काल में तलवार सम्राट ने स्वयं एक पितरी ड्रैगन को मारकर बनाया था। फिर उसने उसकी हड्डियां लीं, गहरे समुद्र की ठंडी लोहे के साथ मिलाईं और पितरी ड्रैगन की आत्मा को उसमें डाला। यह ड्रैगन आत्मा तलवार एक जन्मजात जादुई हथियार है। तलवार सम्राट ने दिव्य सम्राट द्वीप के लिए छोड़ा सबसे कीमती खजाना।
पितृ ड्रैगन को मारना, उसकी हड्डियां लेना, उसकी आत्मा निकालना और इसे तलवार में ढालना। आरव गुप्त रूप से हैरान था। ऐसे साधन वाकई भयानक हैं। वह तलवार सम्राट कहलाने के योग्य है। आरव ने थोड़ा सोचा और फिर पूछा, अगर ऐसा है तो ड्रैगन आत्मा तलवार को चलाना बहुत मुश्किल होगा। नित्या ने सिर हिलाया और कहा, केवल वे लोग जो दिव्य सम्राट हड्डी रखते हैं ड्रैगन आत्मा तलवार को वश में कर सकते हैं। आरव का चेहरा हल्के से बदल गया। नित्या ने कहा, तुम्हारे पास दिव्य सम्राट हड्डी है, यह कोई रहस्य नहीं है। अगर दिव्य सम्राट हड्डी न होती तो द्वीप के विशेषज्ञ तुम्हारी उपस्थिति का पता नहीं लगा पाते, और तुम्हें खालीपन की अशांति से जबरन बचाना तो और भी असंभव था। आरव को अचानक समझ आया, दिव्य सम्राट द्वीप पर उसका टेलीपोर्ट होना कोई संयोग नहीं था। यह दिव्य सम्राट हड्डी की मौजूदगी के कारण था कि दिव्य सम्राट द्वीप के मजबूत लोगों ने कुछ असामान्य देखा और उसे खालीपन की अशांति से बचाया। तुम्हारा मतलब है मेरे पास ड्रैगन आत्मा तलवार को चलाने की संभावना है? आरव ने फिर से पूछा। यह संभव है, नित्या ने कहा। हालांकि तुम्हारा साधना का स्तर बहुत कम है, केवल धर्म क्षेत्र में। शायद तुम्हें ड्रैगन आत्मा तलवार को वश में करना मुश्किल होगा। इस जन्मजात जादुई हथियार में पितृ ड्रैगन की आत्मा है, जो अत्यंत हिंसक है। सामान्य साधना करने वाले इसके पास भी नहीं जा सकते। थोड़ा रुकने के बाद नित्या ने विषय बदल दिया और कहा, हालांकि तुम उस वरिष्ठ की उत्तराधिकारी हो। अगर तुम संयोजन क्षेत्र में प्रवेश करते हो तो तुम अभी भी ड्रैगन आत्मा तलवार को चला सकते हो। हम्मा। आरव का दिल हिल गया और उसने शब्दों में कुछ छिपा अर्थ सुना। उस वरिष्ठ? आरव ने नित्या को घूरा और धीरे धीरे पूछा, तुम किसका जिक्र कर रही हो? मुझे नहीं पता। नित्या ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में सम्मान की एक झलक थी और उसने याद किया, मुझे केवल इतना पता है कि वह एक लाल वस्त्र पहनने वाली महिला थी। यह सुनकर आरव के मन में अब कोई संदेह नहीं था। रोशनी दिव्य सम्राट द्वीप पर आई थी। जब वह गंभीर रूप से घायल हुआ था, रोशनी कुछ समय के लिए चली गई थी। अब तक इस अवधि के दौरान रोशनी का ठिकाना धीरे धीरे स्पष्ट हो गया था। वह ड्रैगन दफन घाटी के तल में गई थी, ब्लड फेस को दबाया और चिंता मुक्त फूल छीन लिया था। वह दिव्य सम्राट द्वीप पर भी गई थी, और कौन जानता है कि उसने किससे दबाया और दिव्य सम्राट हड्डी छीन ली। ये दो खजाने वे उपहार थे जो रोशनी ने आरव को दिए थे, और उन्होंने उसके साधना के मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैंने कभी ऐसी शक्तिशाली, अभिमानी और बेजोड़ महिला नहीं देखी। दिव्य सम्राट द्वीप के शक्तिशाली लोग सभी हैरान थे, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं सका। नित्या की आवाज और अधिक उत्साहित हो गई। आरव ने उसकी आंखों में एक अजीब उत्साह और पागलपन भरी पूजा देखी। नित्या ने केवल कुछ शब्द कहे और आरव के दिमाग में एक खूनी राजा की छवि उभरी जो दुनिया पर हावी थी, दिव्य सम्राट द्वीप पर तूफान मचाती थी और सभी नायकों को डराती थी। आरव चुप रहा। ड्रैगन दफन घाटी के तल में, हालांकि रोशनी केवल थोड़े समय के लिए प्रकट हुई थी, लाल बालों वाला भूत अभी भी रोशनी का जिक्र करते समय सतर्क और भयभीत था। नित्या ने अपना सिर हल्के से झुकाया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने अपने लाल वस्त्र को खींचते हुए कहा, उस दिन से मुझे भी लाल वस्त्र पहनना शुरू करना पसंद है। बस मैं उस वरिष्ठ से बहुत पीछे हूं। आरव थोड़ा स्तब्ध था। वह नहीं जानता था कि रोशनी कौन थी या उसका नाम क्या था, लेकिन नित्या पहले से ही उसके लिए पूरी तरह से दीवानी थी। स्थिति को देखते हुए अगर रोशनी उसे मरने के लिए कहती तो वह बिना हिचकिचाहट के ऐसा कर देती। हालांकि आरव अभी भी थोड़ा उलझन में था। तार्किक रूप से रोशनी दिव्य सम्राट द्वीप पर आई, दिव्य सम्राट हड्डी छीन ली और द्वीप के मजबूत लोगों के साथ लड़ाई की। दिव्य सम्राट द्वीप के लोगों को उससे गहरी नफरत करनी चाहिए। हालांकि वही खजाना रोशनी द्वारा छीना गया था। यह समझ में आता है कि जयद्रथ साधु और लाल बालों वाला भूत आरव को अलग तरह से देखते हैं, क्योंकि जब रोशनी ड्रैगन दफन घाटी में आई और ब्लड फेस की मौजूदगी का पता लगाया तो उसने अप्रत्यक्ष रूप से जयद्रथ साधु और लाल बालों वाले भूत को एक विशाल आपदा को हल करने में मदद की थी। लेकिन दिव्य सम्राट द्वीप के साथ ऐसा क्यों है? क्या दिव्य सम्राट द्वीप पर भी कोई रक्तमुखी जैसा था?
आरव ने पूछने की कोशिश की, उस रक्त वस्त्र वाली महिला के आने के बाद क्या उसने द्वीप पर कोई छिपा हुआ खतरा खोजा और उसे हल करने में मदद की? नहीं। नित्या ने सिर हिलाया, कुछ उलझन में, यह नहीं जानते हुए कि आरव ने यह क्यों पूछा। नित्या ने कहा, वह वरिष्ठ आई और दिव्य सम्राट हड्डी को सीधे ले जाना चाहती थी, लेकिन द्वीप के शक्तिशाली लोगों ने स्वाभाविक रूप से इसकी अनुमति नहीं दी और दोनों पक्षों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। नतीजतन द्वीप के शक्तिशाली लोग बुरी तरह हार गए। आरव इस परिणाम से आश्चर्यचकित नहीं था। नित्या ने जारी रखा, उस वरिष्ठ ने कहा कि यह दिव्य सम्राट हड्डी दिव्य सम्राट द्वीप की नहीं है, बल्कि उनकी एक दोस्त की अवशेष है। उनकी दोस्त? आरव कुछ उलझन में था। नित्या ने कहा, दरअसल दिव्य सम्राट द्वीप पर मूल रूप से एक दिव्य सम्राट हड्डी थी। हालांकि लगभग 200 साल पहले एक अमर दिव्य सम्राट द्वीप पर गिर गया। 200 साल से अधिक पहले? आरव विचार में डूब गया। वह शायद वही रोशनी थी जिसे 200 साल से अधिक पहले देवगिरी शहर के बाहर खोजा गया था। मुझे नहीं पता कि इन दोनों के बीच कोई संबंध है या नहीं। जब यह दिव्य सम्राट द्वीप पर गिरा, तब यह पहले से ही गंभीर रूप से घायल था और मृत्यु के कगार पर था। फिर इसने अपने शरीर को जलाया और निर्वाण शुरू किया। किंवदंती के अनुसार दिव्य सम्राट कबीले में निर्वाण की क्षमता होती है। यदि सफल हो तो मृत्यु से पुनर्जनन हो सकता है और युद्ध शक्ति और भी मजबूत हो सकती है। बेशक अगर निर्वाण असफल होता है तो शरीर मर जाता है और केवल एक चीज पीछे रह जाती है, दिव्य सम्राट। एक बूंद दिव्य सम्राट रक्त छोड़ता है। दिव्य सम्राट एक हड्डी छोड़ता है जो दिव्य सम्राट हड्डी है। नित्या ने जारी रखा, दुर्भाग्य से इस दिव्य सम्राट का पुनर्जनन असफल रहा। राख में केवल एक दिव्य सम्राट हड्डी बची थी। यह हड्डी वही दिव्य सम्राट हड्डी है जिसे उस वरिष्ठ ने ले लिया। आरव ने राहत की सांस ली। इसे सुनने के बाद कई चीजें स्पष्ट हो गईं। अगर रोशनी ने जो कहा वह सही था, तो जिस दोस्त की वह बात कर रही थी वह शायद वह गिरा हुआ अमर दिव्य सम्राट था। पुनर्जनन के बाद छोड़ी गई हड्डियां आरव के दाहिने हाथ में अब दिव्य सम्राट हड्डी हैं। दिव्य सम्राट द्वीप का उसके प्रति कोई शत्रुता नहीं थी, एक ओर तो रोशनी की शक्ति के कारण और दूसरी ओर क्योंकि यह दिव्य सम्राट हड्डी दिव्य सम्राट द्वीप की नहीं थी। नित्या ने कहा, वास्तव में दिव्य सम्राट द्वीप आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वीप के शक्तिशाली लोग जानते थे कि उस वरिष्ठ का उत्तराधिकारी जो दिव्य सम्राट हड्डी रखता है निश्चित रूप से यहां आएगा। आरव ने थोड़ा सोचा और कहा, आपके कहने के अनुसार दिव्य सम्राट द्वीप पर पहले एक दिव्य सम्राट हड्डी थी? नित्या ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि इस दिव्य सम्राट हड्डी का पहले से ही एक मालिक है, द्वीप पर शक्तिशाली वीरभान, एक और संयोजन अवस्था में शक्तिशाली प्राणी। इसके अलावा वह एक शक्तिशाली प्राणी है जो दिव्य सम्राट हड्डी रखता है। नित्या ने कहा, हालांकि इन वर्षों में वीरभान महाशक्ति ने अभी भी ड्रैगन आत्मा तलवार को वश में नहीं किया है। आरव ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। यहां तक कि संयोजन अवस्था में शक्तिशाली लोग इस ड्रैगन आत्मा तलवार को वश में नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि इस तलवार में वाकई कुछ खास है। आप पहले थोड़ा आराम करें, नित्या ने कहा। जब आप बेहतर महसूस करें, मैं आपको द्वीप के मालिक से मिलाने ले जाऊंगी। यह स्वयं द्वीप के मालिक थे जिन्होंने आपको खालीपन की अशांति से बचाया था। आरव ने सिर हिलाया और कहा, मैं अब ठीक हूं। मैं दिव्य सम्राट द्वीप के मालिक से मिलने जा रहा हूं और व्यक्तिगत रूप से उनका धन्यवाद करूंगा। उस समय आरव ने भौहें चढ़ाईं और उसकी नजर कमरे के दरवाजे की ओर मुड़ी। किसी कारण से वह कोई आवाज नहीं सुन सका, लेकिन उसकी आध्यात्मिक धारणा में हल्का सा उतार चढ़ाव हुआ, जैसे कि कोई पास आ रहा हो। ठीक दरवाजे पर उस समय नित्या आरव के सामने बैठी थी, दरवाजे के करीब, लेकिन उसे कुछ भी ध्यान नहीं था। क्या हुआ? नित्या ने देखा कि आरव का चेहरा अजीब था और अनजाने में दरवाजे की ओर देखा। खटखटखट, दरवाजे पर खटखटाहट हुई। कौन? नित्या खड़ी हुई और पूछा। मैं हूं, एक पुरुष की आवाज सुनाई दी, नरम, कोमल और चुंबकीय। नित्या खड़ी हुई, दरवाजा खोला, आने वाले को हल्के से झुकी और कहा, वीरभान महाशक्ति को नमस्ते। शक्तिशाली वीरभान, दिव्य सम्राट द्वीप पर
एक और व्यक्ति जो दिव्य सम्राट हड्डी रखता है। आरव की नजर शक्तिशाली वीरभान पर पड़ी। वह व्यक्ति 30 साल से अधिक का नहीं दिखता था, सफेद कमीज में, काफी सुंदर नरम अभिव्यक्ति के साथ, और आरव को भी देख रहा था। उनकी नजरें हवा में मिलीं। शक्तिशाली वीरभान ने हल्के से सिर हिलाया और आरव को बहुत दोस्ताना ढंग से मुस्कुराया। आरव भी खड़ा हुआ और वीरभान महाशक्ति की ओर मुट्ठियां बांधकर बोला, मेरा नाम ड्रैगन पूर्वज है। मैं अभी अभी आपके द्वीप पर आया हूं और वीरभान महाशक्ति को नमस्ते करना चाहता हूं। नोबल द्वीप और नोबल द्वीप में क्या अंतर है? जब तक आपके पास दिव्य सम्राट हड्डी है, आप दिव्य सम्राट द्वीप के हैं। शक्तिशाली वीरभान ने मुस्कुराकर कहा, द्वीप पर आने पर औपचारिकता न करें। दिव्य सम्राट द्वीप को अपने घर की तरह समझें। आरव ने भी मुस्कुराया। शक्तिशाली वीरभान ने थोड़ा सोचा, फिर अचानक पूछा, मेरे पास एक अनुरोध है। भाई ड्रैगन पूर्वज, क्या आप अपनी दिव्य सम्राट हड्डी निकाल सकते हैं ताकि मैं देख सकूं? आरव ने हल्के से भौहें चढ़ाईं, थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर भी अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और बोला, मेरे दाहिने हाथ की हथेली की हड्डी दिव्य सम्राट हड्डी है। इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। वीरभान की आंखें चमकीं और वह आश्चर्य में बोला, यह कमाल है। शक्तिशाली वीरभान ने प्रशंसा में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में ऐसी विधि होगी जो दिव्य सम्राट हड्डी को मानव जाति की नसों, हड्डियों और रक्तवाहिकाओं से जोड़ सके। यह वाकई एक बेजोड़ जादुई कौशल कहा जा सकता है। शक्तिशाली वीरभान ने अपनी हथेली को पलटा, एक उग्र लाल हड्डी का टुकड़ा दिखाया। उसने कहा, भाई ड्रैगन पूर्वज, कृपया देखें, यह मेरी दिव्य सम्राट हड्डी है। हालांकि यह दिव्य सम्राट हड्डी शक्तिशाली वीरभान की है, यह उनकी रक्त रेखा से जुड़ी नहीं है और इसे केवल उनके शरीर पर एक खजाना माना जा सकता है। शक्तिशाली वीरभान काफी रुचि दिखा रहे थे और पूछा, वह वरिष्ठ कहाँ है? क्या मुझे उनसे मिलने का सम्मान मिल सकता है? शक्तिशाली वीरभान की आंखों में आरव ने दिल से आने वाली प्रशंसा और थोड़ी उम्मीद देखी। हालांकि किसी कारण से आरव के दिल में थोड़ा अजीब सा एहसास हुआ। आरव ने सिर हिलाया और कहा, वह बहुत पहले चली गई थी। वह चली गई? क्या वह इन सभी वर्षों में वापस नहीं आई? वीरभान महाशक्ति ने फिर पूछा। पास में खड़ी नित्या भी थोड़ा उत्साहित थी। आरव ने सिर हिलाया। शक्तिशाली वीरभान निराश दिखे और अफसोस के साथ बोले, मैं उस दिन द्वीप पर नहीं था। मैं समुद्र में प्रशिक्षण के लिए बाहर था, इसलिए मुझे उस वरिष्ठ से मिलने का मौका नहीं मिला। लेकिन द्वीप के साधना करने वालों की कहानियां सुनना वाकई रोमांचक और प्रशंसनीय था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे फिर कभी उस वरिष्ठ को देखने का मौका नहीं मिलेगा। कितना अफसोस। वीरभान की नजरें आरव पर घूमी, फिर उसने विषय बदल दिया और मुस्कुराकर कहा, अगर मुझे गलती नहीं हुई तो भाई ड्रैगन पूर्वज अब मानव नहीं माने जाते, है ना? आमतौर पर ड्रैगन कबीले की सच्ची रक्त रेखा छिपी रहती है, निष्क्रिय रहती है और धीरे धीरे बहती है, बिना किसी राक्षसी ऊर्जा के रिसाव के। हालांकि यह शक्तिशाली वीरभान वाकई बहुत समझदार था और फिर भी कुछ असामान्य देख लिया। आरव ने सिर हिलाया और कुछ नहीं छिपाया। दिव्य सम्राट द्वीप 2 द्वीपों में से एक है और साधना की दुनिया में एक सुपर शक्ति है। यह अमरों के 9 संप्रदायों, राक्षसों के 7 संप्रदायों और बौद्ध धर्म के 6 मंदिरों के बराबर है। द्वीप पर कई मजबूत लोग हैं और इस बात को छिपाया नहीं जा सकता। शक्तिशाली वीरभान ने मुस्कुराकर कहा, भाई ड्रैगन पूर्वज, चिंता न करें। दिव्य सम्राट द्वीप अमर, बुद्ध और राक्षस संप्रदायों की तरह नहीं है, जो राक्षसों के लिए कोई सहनशीलता नहीं रखते। दिव्य सम्राट द्वीप सभी जातियों को अपनाता है और सभी प्रकार के प्राणियों के प्रति सहनशील है। इस द्वीप के साधना करने वाले सभी मानव नहीं हैं। यहां हजारों और हजारों राक्षस, पक्षी और जानवर, मछली और समुद्री राक्षस हैं। सभी प्राणी समान हैं और समान व्यवहार किए जाते हैं। ओह! आरव बहुत आश्चर्यचकित था। आपको पता होना चाहिए कि अमर, बुद्ध और राक्षसों के 3 संप्रदायों में राक्षस जाति केवल एक पहचान के साथ संप्रदाय में मौजूद हो सकती है। वह है मानवों द्वारा पाले जाने और सवारी या आत्मा जानवरों के रूप में उपयोग किए जाने के लिए। कोई संप्रदाय राक्षस जाति को अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। राक्षसों को मारना
और बुराई को खत्म करना कई धर्मी लोगों का स्वघोषित मिशन और जिम्मेदारी है। यही कारण है कि उस समय कई संप्रदायों और शक्तियों ने राक्षसों को मारने और बुराई को खत्म करने के बैनर तले आरव पर बेशर्मी से हमला किया था। यहां तक कि कई संप्रदायों ने अपनी गरिमा की परवाह किए बिना आरव से 1 या 2 क्षेत्र ऊपर के साधना करने वालों को भेजा, जो उसे हर कीमत पर मारने के लिए दृढ़ थे। आरव ने वाकई नहीं सोचा था कि साधना की दुनिया में ऐसी कोई शक्ति होगी जो सभी जातियों के प्रति इतनी सहनशील हो सकती है। शक्तिशाली वीरभान थोड़ा झुका और आरव से रहस्यमयी ढंग से फुसफुसाया, सच कहूं भाई ड्रैगन पूर्वज, हालांकि मैं मूल रूप से एक मानव था, अब मेरे शरीर में बहने वाला आधा रक्त मानव का नहीं है। हाँ हाँ, आरव और वह व्यक्ति एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और उनका रिश्ता काफी करीब लगने लगा। यह शक्तिशाली वीरभान बहुत बहुमुखी है। हालांकि वह एक संयोजन अवस्था में शक्तिशाली व्यक्ति है, वह बिल्कुल भी अभिमानी नहीं है। उसके पास लोगों को अपनी सावधानी कम करने और उन पर भरोसा करने की इच्छा पैदा करने की क्षमता है। लेकिन मैं नहीं बता सकता कि क्यों शक्तिशाली वीरभान ने आरव को जो छाप दी वह उस नित्य जितनी अच्छी नहीं थी जो चुपचाप पास में खड़ी थी। ऐसा लगता है कि नित्य अधिक वास्तविक है। बेशक, चूंकि आरव अभी अभी दिव्य सम्राट द्वीप पर आया था और जगह से अपरिचित था, इसलिए द्वीप के लोगों के प्रति थोड़ा सावधान रहना स्वाभाविक था। भाई ड्रैगन पूर्वज, आपकी तबीयत कैसी है? शक्तिशाली वीरभान ने फिर पूछा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अब सब ठीक है। शक्तिशाली वीरभान जोर से हंसा और बोला, यह बहुत अच्छा है। मैं अपनी जिम्मेदारी पर भाई ड्रैगन पूर्वज को दिव्य सम्राट द्वीप दिखाऊंगा। मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा और स्थानीय रीति रिवाजों और लोगों से परिचय कराऊंगा। आपको क्या लगता है? मूल रूप से आरव दिव्य सम्राट द्वीप के मालिक से मिलने जाना चाहता था, लेकिन अब वीरभान को इतना उत्साही देखकर वह मना नहीं कर सका और सहमति में सिर हिलाया। दिव्य सम्राट द्वीप के चारों ओर घूमना और इसका सामान्य समझ प्राप्त करना अच्छा है। उसके बाद दिव्य सम्राट द्वीप के मालिक से मिलने में देर नहीं होगी। भाई ड्रैगन पूर्वज, कृपया। वीरभान ने दरवाजा खोला और एक आमंत्रण भरा इशारा किया। मैं हिम्मत नहीं करता, वरिष्ठ वीरभान, कृपया। आरव विनम्र था। शक्तिशाली वीरभान ने और मना नहीं किया और पहले कमरे से बाहर निकला। किसी ने नहीं देखा कि उसने गहरी सांस कैसे ली और कैसे उछलकर हवा में पहुंच गया। आरव और नित्या बारीकी से पीछे चले। कमरे से बाहर निकलते ही एक नम, मछली जैसी और नमकीन गंध चेहरे पर लगी। यह समुद्र के पानी की गंध थी और कानों में गर्जना की आवाज और स्पष्ट हो गई जब वे हवा में पहुंचे। आरव ने ऊपर देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। वे एक विशाल द्वीप के ऊपर लटके हुए थे, जो 1000 मील के दायरे में था और एक विशाल क्षेत्र को कवर करता था। लेकिन इतना विशाल द्वीप अंतहीन और भव्य समुद्र पर बेहद छोटा लगता था। आरव ने आत्मा सागर देखा था और उसमें प्रबुद्धता प्राप्त की थी। उसने 1000 साल पुराना रक्त सागर भी देखा था और उसमें घातक हत्या का सामना किया था। लेकिन इतने लंबे समय तक साधना करने के बाद यह पहली बार था जब उसने एक वास्तविक समुद्र देखा था, जो किसी भी आत्मा सागर या 1000 साल के रक्त सागर से कहीं अधिक भव्य और झकझोरने वाला था। लहरें लुढ़कती थीं और गर्जना करती थीं। गहरे नीले समुद्र की सतह उठती थी और हजारों विशाल लहरें लुढ़कती थीं। समुद्र की सतह के नीचे कौन जानता है कि कितने समुद्री राक्षस और राक्षस छिपे हैं और कौन से भयानक खतरे छिपे हैं। इनकी तो बात ही छोड़ दें, केवल समुद्र की आवाज ही आत्मा को झकझोरने के लिए पर्याप्त थी। समुद्र को देखते हुए आरव के दिमाग में एक प्रेरणा की चमक आई और उसे ज्वार खंड और सागर खंड की नई समझ हुई। नित्या ने इस दृश्य को देखा और चुपके से सिर हिलाया। यह एक अचानक प्रबुद्धता की अवस्था थी। अगर यह लंबे समय तक रहती तो साधना के लिए अकल्पनीय लाभ होते। कई साधना करने वाले इस अचानक प्रबुद्धता की अवस्था में अपने क्षेत्र में तूपो करते हैं या यहां तक कि उच्च क्षेत्रों में पार करते हैं। भाई ड्रैगन पूर्वज, वहां देखो। उस समय शक्तिशाली वीरभान ने आरव को हल्के से छुआ, दूर की ओर इशारा किया और मुस्कुराकर कहा, वहां दिव्य सम्राट द्वीप के रक्षक हैं। उनमें न केवल मानव हैं बल्कि कुछ राक्षस भी हैं। आरव को शक्तिशाली वीरभान के स्पर्श से उसकी प्रबुद्धता की अवस्था से जगा दिया गया।
नित्या ने भौहें चढ़ाईं, थोड़ा अफसोस महसूस करते हुए। उसे नहीं लगा कि वीरभान ने यह जानबूझकर किया था, लेकिन प्रबुद्धता दुर्लभ थी। अब जब आरव जाग गया था तो यह अज्ञात था कि वह फिर से कब प्रबुद्धता की अवस्था में पहुंचेगा। आरव का चेहरा अपरिवर्तित रहा। दरअसल उसकी अभी की प्रबुद्धता की अवस्था बहुत हल्की थी और जो उसने समझा वह सीमित था। यहां तक कि अगर उसे शक्तिशाली वीरभान द्वारा बाधित नहीं किया जाता तो वह धर्म क्षेत्र को तोड़कर संयोजन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता। शक्तिशाली वीरभान की नजर का पीछा करते हुए आरव ने साधना करने वालों का एक समूह देखा जो विशाल समुद्री पक्षियों पर सवार थे, दिव्य सम्राट द्वीप के चारों ओर गश्त कर रहे थे। प्रत्येक साधना करने वाले का साधना स्तर नासिका आत्मा चरण तक पहुंच चुका था। शक्तिशाली वीरभान आरव के साथ आगे बढ़ता रहा, जैसे कि अभी जो हुआ उसे नहीं जानता था, और दिव्य सम्राट द्वीप के रीति रिवाजों और संस्कृति का परिचय देता रहा। दिव्य सम्राट द्वीप के कई रक्षक 3 लोगों के पास से गुजरे और शक्तिशाली वीरभान को देखकर सभी सम्मान दिखाते थे, अपने समुद्री पक्षियों से कूदकर सलाम करते थे। यह महसूस किया जा सकता था कि वीरभान का दिव्य सम्राट द्वीप में बहुत उच्च सम्मान था। उस समय शक्तिशाली वीरभान ने अनजाने में कहा, नित्या, कोई बात नहीं, तुम जाओ और अपना काम करो, मैं बस भाई ड्रैगन पूर्वज के साथ रहूंगा। नित्या ने थोड़ा हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया और बोली, ठीक है, मैं दिव्य सम्राट द्वीप की तलवार सेविका हूं, मेरे पास और कुछ करने को नहीं है, इसलिए मैं आप दोनों के साथ घूमने चलूंगी।